इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार। अभी आप राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र धर्म के बारे में मुनिराज के मुखारबिंद से सुन रहे थे और उन राष्ट्र निर्माताओं का भी कथानक के माध्यम से आपने परिचय पाया। राष्ट्र निर्माता सिर्फ वो नहीं होते जिन्होंने अपनी इतिहास में जगह बनाई है, और कोई भी अतीत की घटना इतिहास भी नहीं बनती। अतीत की हर वो घटना इतिहास बन जाए तो आप इतिहास को संभाल ना पाओ, लेकिन अतीत की सिर्फ वही घटना इतिहास बनती है जो भविष्य पर छाप छोड़ती है। ऐसी उन भविष्य पर छाप छोड़ने वाली घटनाओं को भी इतिहास में जगह मिली, चाहे वो राष्ट्र निर्माता के रूप में हो, चाहे वो धर्म के प्रमाता के रूप में हो। राष्ट्र का निर्माण राष्ट्र की सारी सुख सुविधाओं का समामिलन करने से बात हो जाता हो फिर तो बहुत आसान है। यूं तो सुख सुविधा राष्ट्र आपको दे अथवा ना दे, आप भी अपनी सुख सुविधाओं के लिए स्वयं प्रेरित होते हैं और प्रयास भी करते हैं। प्रयास करने के साथ साथ उसमें सफलता भी पाते हैं, लेकिन सफलता मिल भी जाए तो क्या आप राष्ट्र निर्माता माने जाएंगे? उन सारी चीज़ों को जिनको एक राष्ट्र के निर्माण के रूप में बुनियादी रूप में स्वीकार किया गया है वो भी, और जो राष्ट्र के भविष्य को ध्यान में रख करके और सारी उन चूकों से बचाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो भी सब राष्ट्र निर्माण के अंग माने जाते हैं। जो गलती इतिहास में इन भारत के वासियों ने हो गई, उनके द्वारा हो गई कि नहीं, उन गलतियों को यदि आज हम दोहरा रहे हैं तो शायद इतिहास जो भारत को 300 वर्षों तक गुलाम बनाने के लिए लिखा गया, ऐसा ही भविष्य भी हमारा गुलामी के रूप में सामने ना आ जाए। उन गलतियों से बचना भी राष्ट्र निर्माण माना जाएगा। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन गलतियों को पिछले कई हजारों वर्षों तक किसी भारतवासी ने नहीं किया, लेकिन आज अपने आप को बहुत एडवांस मानने वाला भारतवासी उन मूर्खताओं को अपने साथ जोड़ता चला जा रहा है। ऐसी कौन सी गलतियां हैं? चाहे वो विदेशी भाषा की गलती हो, चाहे वो विदेशी भूषा की गलती हो, चाहे वो विदेशी भोजन की गलती हो, चाहे वो विदेशी भेषज की गलती हो। महाराज चौथा क्या बोला आपने? भेषज का मतलब क्या होता है महाराज? तो भेषज का मतलब औषधि, विषक का मतलब वैद्य। तो यदि विदेशी भेषज के ऊपर यदि आप निर्भर होकर के और खुद को स्वस्थ बनाने की सोच रहे हो तो स्वस्थ तो तब व्यक्ति हो सकता है जब अपने आसपास के उस वातावरण का स्वयं अवलोकन करे और उसके हिसाब से अपनी दवाई का तैयार करना उसको आता हो। नहीं है तो मेरे पास डॉक्टर है, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। आसपास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारी बड़े बड़े महानगर हैं, मुझे किसी प्रकार से किसी भी बीमारी से बचने की या डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा जो व्यक्ति सोच करके यहाँ बैठा हुआ है वो ना राष्ट्र निर्माण करना जानता है, ना वो जीवन निर्माण करना जानता है। और जीवन निर्माण राष्ट्र निर्माण के प्रति पूरक बन के चलता है। जिस व्यक्ति ने खुद के जीवन को निर्माण करके दिखा दिया वो दूसरों के भी जीवन निर्माण के लिए जरिया बन गया, और जब सबके जीवन का सही निर्माण हो गया इसी का नाम तो अंततोगत्वा राष्ट्र निर्माण हो गया। और ऐसे आज के युग में यदि कोई राष्ट्र निर्माता सामने है तो उनका नाम आचार्य गुरु वशिष्ठ विद्यासागर जी महाराज है, जिन्होंने खुद का निर्माण किया और एक ऐसा निर्माण किया कि निर्वाण तक की यात्रा के लिए मील का पत्थर साबित हो गया। और उनको देख करके इतने सारे खुद को निर्माण करने वाले आपके समक्ष हैं, और इन सब को देख करके आपके अंदर भी ललक पैदा होती है कि मुझे भी अब खुद का निर्माण करना है। कि वाकई में ये राष्ट्र निर्माण नहीं है, और ये राष्ट्र निर्माण यदि है तो अब राष्ट्र निर्माण की दिशा में और खुद की दशा में किन किन चीजों का अंतर रह गया है, उस खाई को पाटने का नाम भी राष्ट्र निर्माण है।
किन किन चीज़ों का अंतर रह गया? मैंने बात कही भारतीय भाषा की, भारतीय भूषा की, भारतीय भोजन की और भारतीय भेषज की। ये 4 भा की बात हमने कह दी, और भारत में तो भा है ही। जहां तक भाषा की बात है, एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आ गया। एक आर्किटेक्ट था, समझते हो आप लोग आर्किटेक्ट? कर्ल का है, हाँ कर्ल। तो आर्किटेक्ट था और बहुत प्रसिद्ध आर्किटेक्ट था। एक किसी सेठ व्यक्ति के लिए मन में इच्छा पैदा हुई कि हम एक मीनार का निर्माण कराएं। काय का? मीनार। मीनार समझते हो? कुतुब मीनार तो सबने देखी है, सुनी है, ऐसी ही मीनार। लेकिन वो मीनार अभी तक की सबसे प्रसिद्ध और सबसे बेशकीमती मीनार हो, और उसके लिए पैसा खर्च करने की जरा से भी दिक्कत ना, जितना भी खर्च होता हो करने को तैयार हूं, क्योंकि जीवन का अंत समय चल रहा है। जाते जाते एक अद्भुत कार्य कर जाऊं जो दूसरों के लिए वाहवाही के लिए कारण बने। वस्तुतः देखा जाए, वाहवाही के चक्कर में वो व्यक्ति ज्यादा पड़ता है जो सिर्फ जीवन का निर्वाह करना चाहता है। निर्वाह करना तो हर व्यक्ति को आ सकता है, और निर्वाह करते वक्त वाहवाही की इच्छा पैदा होना भी हर व्यक्ति के जीवन में हो सकती है। लेकिन जो निर्माण करना जानता है वो वाहवाही की तबाह से अपने आप को बचा के चलता है, क्योंकि वाहवाही तबाह करने के लिए पहले कारण बनती है, निर्वाह कितना होता है भगवान जाने। तो उसने कह दिया उस आर्किटेक्ट को बुला करके कि तुम्हें पैसे की कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, जितने भी अव्वल दर्जे के कारीगर हैं उनको बुलाना, जितने भी अव्वल दर्जे के मजदूर हैं उनको बुलाना, और अव्वल दर्जे का जो मटेरियल है उसको लगाना, ताकि ये मीनार भी अव्वल दर्जे की बन पाए। बहुत अच्छा। जब किसी प्रकार से पैसे की कोई चिंता नहीं है तो कोई भी आर्किटेक्ट क्यों चिंता करेगा और क्यों उसमें कोई मिलावट की बात रखेगा? जब सबसे अच्छा ही काम करना है तो अच्छे मन से करने की बात आ गई। तो जो कारीगरी में एक्सपर्ट्स थे, स्पेशलिस्ट थे, उनको बुलाया गया किसी अलग देश से, और जो मजदूरी करने में जो एक्सपर्ट्स थे जिनका नाम चलता था, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ के श्रमिकों का नाम आज भी चलता है, जहाँ के श्रमिकों को आज भी हर उस मेहनतकश काम में याद किया जाता है जहाँ पर अन्य कोई मेहनतकश पीछे रह जाते हैं। तो उनको बुलाया गया। फिर उसके पश्चात मटेरियल की बात है, ईंट गारे की बात है, उन सबको भी सबसे जो उन्नत किस्म के थे उनको लाया गया, और उस सेठ ने उस आर्किटेक्ट को बोला 1 साल का आपको वक्त है, क्योंकि मेरे जीवन का ज़्यादा भरोसा नहीं है, मैं अपने सामने तो कम से कम उस मीनार को देख पाऊँ। पैसे की कमी नहीं आने दूंगा, सामान की कमी नहीं आने दूंगा, लेकिन तुम्हें 1 साल के भीतर बना के देना है। उसने कह दिया चिंता मत करो, 1 साल के पहले ही बना दूंगा। और काम चालू हुआ और 3 साल में हो गया, 3 महीने में हो गया। काम चालू हुआ और 3 महीने में हो गया मतलब काम पूरा हो गया? नहीं, पूरा हो गया। समझ रहे हो संकेत को? समझना, काम पूरा हो गया नहीं, काम पूरा हो गया, काम तमाम हो गया। क्यों? जब उसने सारी चीजों की बंदोबस्त कर दी थी, किसी भी प्रकार से पैसे की चिंता मत करना, इस चीज से आश्वस्त कर दिया था, तो अब काम तमाम क्यों हो गया? तो अलग अलग देश के जब व्यक्ति मिलकर के एक निर्माण कर रहे थे मीनार का, ईंट गारा मांगता कारीगर तो समझ में आता कुछ और, वो भर के देता पत्थर या कुछ और। जब वो गारा मांगता तो ये ईंट दे देते, जब वो ईंट मांगता तो ये गारा दे देते। आपस में संवाद सही नहीं होने से उस मीनार का काम अवरुद्ध हो गया, और 3 महीने में जो 1 साल में पूरा होने वाला था उसको 3 महीने में खत्म करना पड़ा। तो फिर अंत में इस बात को सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि जब एक भाषा नहीं होने से एक मीनार का निर्माण असंभव है, तो एक भाषा नहीं होने से राष्ट्र का निर्माण कैसे संभव हो सकता है? और राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रभाषा की जितनी आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्रभाषा के बगैर राष्ट्र गूंगा है। राष्ट्र यदि अपनी भाषा नहीं बोलना जानता
तो एक गूंगे में और एक कुछ भी बोलने वाले में क्या अंतर है? यदि आपसे दूसरी भाषा वाला व्यक्ति मिले, कुछ भी बोलता जाए, वो कितने भी अच्छे आपके कान काम करते हों, लेकिन जब कान काम करते हैं लेकिन काम का काम नहीं करते हैं तो कोई काम का वो कान नहीं होता। तो ऐसे ही जब एक भाषा नहीं होने से एक मीनार नहीं बन पाई तो राष्ट्रभाषा के बगैर राष्ट्र कैसे बन सकता है? और हम राष्ट्रभाषा को यदि तकाजे पर रख करके और अपने परिवार के बच्चों के निर्माण और निर्वाह की बात सोच रहे हैं तो कितनी बड़ी अनदेखी कर रहे हैं। हम सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि भाषा एक तरह से एक सवारी की तरह होती है, एक गाड़ी की तरह होती है। जिस गाड़ी में साजो सामान तो बहुत रख दिया हो, सजावट भी खूब कर दी हो, लेकिन उसमें यात्री ना हो तो क्या उसको यात्री गाड़ी बोलोगे आप? ऐसे ही हमारे उस भाषा को तो हम बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं लेकिन उसमें भाव पिरोने लायक हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। इंग्लिश के प्रति हम इतने ज्यादा कटिबद्ध हो गए हैं, बल्कि इंग्लिश के प्रति अतिभक्ति ही है जो आज हमारे राष्ट्र निर्माण में बाधक बनी हुई है। उस वक्त भी इंग्लिश के प्रति अतिभक्ति नहीं थी जिस वक्त इंग्लिश के अंग्रेजी लोग यहाँ पर थे। उस वक्त भी किसी विद्यालय में हिंदी बोलने पर फाइन नहीं लगता था, लेकिन आज आपके बच्चे ऐसे विद्यालयों में पढ़ते हैं जहां पर हिंदी बोलने पर या मराठी बोलने पर फाइन लग जाए तो आप गौरव महसूस करते हैं कि हमारा बेटा तो ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है जहां पर मराठी बोल दिए जाए तो या तो एक तमाचा लसित करता है या फिर फाइन लगा दी जाती है। उस वक्त भी भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तो हिंदी बोलने की या मराठी बोलने की पाबंदी नहीं थी। आज ही कौन से काले अंग्रेज आ गए और हमने कौन सी अंग्रेजियत अपने ऊपर थोप ली कि गुलाम बने बगैर हम उस भाषा के इतने बड़े गुलाम बन गए कि हमारे भारत में रह करके हम मराठी नहीं बोल सकते, हमारे भारत में रह करके हम हिंदी नहीं बोल सकते, मलयालम उर्दू नहीं बोल सकते और तमिल और कन्नड़ नहीं बोल सकते। ये किसने गुलामी सीखी? और लगता है कि आज इस चीज की आवश्यकता है, तो उस चीज की मैं आपके सामने एक समीक्षा करना चाहता हूं। क्या आवश्यकता है? महाराज, बच्चों को जॉब करानी है तो जॉब के लिए तो इंग्लिश आना आवश्यक है। आप सुन लो, बड़ी बड़ी कंपनी जब कोई एक एम्प्लॉई को, एक कर्मचारी को अपने यदि कंपनी में प्रवेश देती हैं तो शुरू में भले ही वो इंग्लिश की मांग रखती हो, लेकिन उस कर्मचारी को जहां नियुक्त करती हैं कि आपको हमारी कंपनी का माल वहां बेचकर दिखाना है तो सबसे पहले ट्रेनिंग देती हैं उस राज्य की भाषा की। यदि तमिलनाडु में हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च करना है और वहां जाके बेच के दिखाना है तो तुम्हें तमिल सीखो। कर्नाटक में यदि हमारे उत्पादों को बेचना है तो तुम्हें कन्नड़ आनी चाहिए। महाराष्ट्र में बेचना तो मराठी आनी चाहिए। तो जब हमारे लिए उस कंपनी में नौकरी करने के लिए भी उस राज्य की भाषा अनिवार्य है तो इंग्लिश की अनिवार्यता कहाँ है? कहीं इंग्लिश की अनिवार्यता सिर्फ इतनी सी नहीं रह गई कि हमारे लिए उस बॉस से वो खुद तक अपने जो कम्युनिकेशंस होते हैं, जो संवाद होते हैं, उतनी आवश्यकता हो। एक दो व्यक्तियों के संवादों की, वो भी मजबूरी वाले संवाद, एक दो व्यक्तियों के संवादों के लिए थोपी गई इंग्लिश हमारे भारत की कई भाषाओं से हमें मोहताज कर रही है। बल्कि ये इंग्लिश नहीं होती तो विश्व की कई अनेक भाषाओं को सीख करके हम अपने आप को कई भाषाविद बना सकते थे। बल्कि आज व्यापार की जहां तक बात है तो सबसे ज्यादा व्यापार आप किस देश से करते हैं आपको मालूम होगा। किस देशों से करते हैं? पड़ोसी देश से करते हैं। पड़ोसी देश की भाषा आप सीखने का जब प्रयास नहीं करते और जब उस देश से व्यापार कर लेते हो तो अंग्रेजी के बगैर भी आपका विश्व से व्यापार संभव है, बशर्ते कि अंग्रेजी का भूत आपके दिमाग से निकल पाए तब। तो ये भाषा की बात कही, फिर भूषा की बात आती है। भूषा, उस प्रकार के वस्त्र हमने पहनना स्वीकार कर लिए हैं जो वस्त्र इस भारत के वातावरण के लिए बिल्कुल विरुद्ध हैं, बिल्कुल विरुद्ध हैं। ये तो वहां सिंथेटिक कपड़ा वहां के लिए आवश्यक था जहां पर टेम्परेचर माइनस में होता है, तो उनके लिए इस प्रकार के प्लास्टिक के या कहना चाहिए पीवीसी के या सिंथेटिक कपड़े पहन करके अपने आप को गर्म रखना पड़ता था। अब उन्हीं के दिए हुए मापदंडों के आधार पर हम भारत जैसे गर्म देश में भी यदि वो वस्त्र पहन रहे हैं तब तो जाकर के कितने लोगों के रोजगार पर लात मार रहे हैं और खुद के शरीर पर भी इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं।
अत्याचारी है और आपको लगता है कि हथकरघा के वस्त्र बहुत महंगे होते हैं इसलिए हम उनको पहन नहीं पाते, तो आप बाकी जो वस्त्र पहन करके और स्किन डिजीज जो हो रही हैं उसके लिए जो ऑइंटमेंट लगाते हैं, जो उसके लिए जो लोशन लगाते हैं, वो तो उस वस्त्र से भी कई गुना महंगा आता है। और एक बार का लोशन आपके एक बार के चर्म रोग पे भी पूरा नहीं हो पाता, कई लोशन और ऑइंटमेंट लग जाते हैं तब जाकर के एक वस्त्र पहनने का साइड इफेक्ट आप ठीक ठाक कर पाते हो। अब बताओ ये हथकरघा का वस्त्र महंगा है कि सस्ता है? क्योंकि समय कम है इसलिए मैं चारों भावों को बात करूंगा। पहले भाषा की बात कर ली, अब भूषा की बात हो रही है। और भूषा का मतलब सिर्फ वस्त्र नहीं होता, भूषा का मतलब वो सारी चीजें जो आपके लिए समाज में रहने लायक और दूसरों के लिए व्यवहार के लायक होती हैं। आज हमने उन भूषणों को भी अपने से दूर कर दिया है जो आपके परिवार का नहीं, आपके परिवार के सदस्यों का वास्तु होता था। जैसे किसी घर में गलत स्थान पर कोई वस्तु रख दी जाए तो उस घर के परिवार के लोगों पर उसका असर पड़ता है। ऐसी यदि पत्नी के शरीर पर होने वाले जो आभूषण हैं अथवा जो श्रृंगार हैं वो गलत जगह पर हो जाएं तो पति के वास्तु को प्रभावित करते हैं। ये सत्य घटना है और इसके पुस्तक में भी लिखा हुआ है। यदि आपको पुस्तक मिल जाए, नाम बता दूंगा मैं, तो उसको पढ़ करके आप समझ लेना कि ये श्रृंगार और आभूषण मात्र सिर्फ मात्र अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए नहीं होते थे। जो श्रृंगार भारतीय समाज में पूर्व में वर्णित थे, आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो सारे के सारे उस पति के वास्तु के लिए बल्कि पति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले श्रृंगार हुआ करते थे। आज हमने अपनी भारतीय भूषा को छोड़ दिया है। अब बात आती है भारतीय भोजन की। फास्ट फूड में चले गए, फास्ट लाइफ, फास्ट फूड, फास्ट ड्राइव और फास्ट डेथ, सब चीज फास्ट हो गई। आज कोई भी चीज स्लो नहीं है। इस फास्ट फूड ने कितना बड़ा हमारा विनाश किया है। तो एक छोटी सी रिपोर्ट आपको बताना चाहता हूं। जर्मनी से एक रिपोर्ट आई कि जो आनुवांशिक बीमारियां होती हैं, समझते हो आनुवांशिक बीमारियां जो पिता से बच्चों पर, बच्चों से अपने बच्चों पर पहुंचती रहती हैं, इनका कोई अंत नहीं होता। यदि आनुवांशिक बीमारियां यदि आपके घरों में चल रही हैं, पूरे विश्व को संदेश दिया जर्मनी ने, तो आप भारतीय भोजन जिनमें से दाल भात रोटी भाकरी, इस पर आ जाओ, आपकी आनुवांशिक बीमारियां वहीं थम जाएंगी। और यदि आप इस पर नहीं चल रहे हैं और भारतीय भोजन जो बुनियादी भोजन उसका यदि आप तिरस्कार कर रहे हैं, तो आपके घर में भले ही कोई आनुवांशिक बीमारी ना चलती हो, आप तैयार हो जाओ कि आपसे अब आपके पूरे आगे की पीढ़ियों में वो आनुवांशिक बीमारी पहुंचने वाली है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार।